गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, सहायक संधि और लैप्स की नीति, पंजाब व अवध का विलय, कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, subsidiary alliance system and doctrine of lapse, annexation of पंजाब एंड अवध। भारत में अंग्रेजी राज्य की औपचारिक नींव 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय रखी गई। 1757 से 1765 ईस्वी तक अंग्रेज काफ़ी ताकतवर बन चुके थे। उत्तर में वे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हर प्रकार का नियंत्रण स्थापित कर चुके थे और दक्षिण में भी वे फ्रांसीसियों को यूरोप में वापस लौटने का मार्ग दिखा चुके थे। भारत में अंग्रेज़ों के 1972 तक अंग्रेज़ों के तीन अलग अलग क्षेत्र में अंग्रेज़ों का नियंत्रण था और उन्हें अलग अलग ढंग से प्रशासित किया जा रहा था। ये क्षेत्र थे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बाद में इस समस्या का समाधान 1773 में हुआ और जब अब बम्बई व मद्रास के प्रांत को बंगाल के प्रांत के अधीन ला दिया, यानी बम्बई मद्रास के प्रांतों को बंगाल प्रांत के अधीन ला दिया गया। 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में आया वारेन हेस्टिंग्स भारत में कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 से 1857 में भारत में वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक व लॉर्ड डलहौजी जैसे कई व्यक्ति भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे और इन्होंने सैनिक शक्ति व कूटनीति का सहारा लिया व भारतीय सभी शक्तियों को परास्त करके भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले हम इनमें मुख्य लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हम उनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। इस वीडियो में हम लॉर्ड वेल्लेस्ली का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे, लॉर्ड वेल्लेस्ली व उसकी सहायक संधि। 1785 में वारेन हेस्टिंग्स यहाँ से त्याग पत्र देकर चला गया। उसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आया और 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा। उसने कंपनी को किसी बड़े युद्ध में नहीं झोंका और तटस्थता की नीति को अपनाया। 1793 में सर जॉन शोर इस पद पर आया और उसने भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई और वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने 5 वर्ष पूरे करके 1798 में अपने देश चला गया। 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली, जिसका पूरा नाम मार्क्विस वेल्लेस्ली था, वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने अपने पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीति को त्याग कर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। वो कहता था कि यदि पूर्ववर्ती दोनों गवर्नर जनरल इस नीति को अपनाते तो संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता। वह इन गवर्नरों को इस बात के लिए आलोचना करता था कि उसने स्थानीय शक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करके उनको बल पकड़ने का मौका दिया, जिससे अंग्रेजी राज्य की स्थिति दुर्बल हुई है। अब लॉर्ड वेल्लेस्ली ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि पिट्स इंडिया एक्ट की धारा के अनुरूप यदि हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई तो अंग्रेजी राज्य सिकुड़ता चला जाएगा। उसने 3 प्रकार की नीतियाँ अपनाई कंपनी का विस्तार करने के लिए, जिसमें सहायक संधि महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य के प्रसार के लिए उसने युद्ध तथा अन्य तरीके भी अपनाए। लॉर्ड वेल्लेस्ली का जो तरीका था सबसे पहले वो सहायक संधि था। सहायक संधि का अर्थ था कि परस्पर सहायता के लिए आपस में की जाने वाली संधि, यानी इस संधि का बाह्य या दिखावटी रूप था। वास्तव में ये संधि सिद्धांत पर आधारित थी कि भारतीय शासक किस तरह से अधिक अंग्रेजों पर आश्रित होते थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राजा इन शर्तों को मानने के लिए बाध्य होता था। यानी संधि की शर्तें क्या थी? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला देशी राजा अपनी विदेश नीति के बारे में सारे अधिकार कंपनी को देगा। वह पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, मैत्री व
वह मैत्री नहीं कर सकता, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय अंग्रेजों के शत्रु को आश्रय, शरण या नौकरी नहीं देगा। संधि को स्वीकारने वाले राज्य की सुरक्षा के लिए कंपनी एक सेना रखी गई, इसका खर्च वही उठाएगा और सेना का संचालन और नेतृत्व अंग्रेजों द्वारा किया जाएगा। यदि कोई शासक नगद खर्चा नहीं दे सकता तो वह कुछ क्षेत्र कंपनी को देगा। संधि स्वीकार करने वाले राज्य के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। शासक उसी की सलाह के अनुरूप शासन करेगा। तीसरा, इन संधियों को स्वीकार करने वाले राज्य की सुरक्षा का विश्वास कंपनी देती थी, तो आश्वासन देती थी कि वह उसके प्रशासन या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी व शासक के बीच किसी भी तरह के मतभेद होने की स्थिति में गवर्नर जनरल से भेंट करके समस्या का समाधान किया जा सकेगा। इस प्रकार सहायक संधि के माध्यम से देशी राजाओं पर दबाव बनाना चाहती थी तथा उन पर प्रत्यक्ष शासन लगा करके अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहती थी। वेल्जली का यह अचूक अस्त्र था जिसके जाल में फंसने के बाद शासक की बाहर निकलने की संभावनाएं नहीं थी। सहायक संधि का क्रियान्वयन किया गया। वेल्जली ने संधि का प्रारूप तैयार करके अपनी काउंसिल के सदस्यों के पास भेजा। उन्होंने इस कंपनी के हित की बात तो बताई, परंतु यह अनुमान भी लगाया कि भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वेल्जली ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह ऐसी परिस्थितियां बना देगा जिसके बाद भारतीय नरेशों को इसको स्वीकारने के कोई और विकल्प नहीं रहेगा। इसके बाद उसने विशेष दूतों के माध्यम से भारतीय शासकों से संबंध स्थापित किया। उन्होंने इन दूतों की भाषा विनम्र तथा चेतावनी देने वाली होती थी। भारतीय रियासतों में हैदराबाद, अवध, तंजौर, कर्नाटक, पेशवा, भोसला, सिंधिया ने इसे स्वीकार कर लिया। मराठा सरदारों को अपने पक्ष में लाने के लिए वेल्जली को कठोर नीति अपनानी पड़ी, बाकी सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। इस तरह कंपनी का प्रभाव क्षेत्र अचानक ही बढ़ गया और कंपनी ने इसके लिए कोई अधिक धन भी खर्च नहीं करना पड़ा। सहायक संधि के कुछ गुण भी थे। इसके जो गुण, सभी गुण अंग्रेजों के पक्ष में जाते हैं। सहायक संधि के माध्यम से सभी देशी शासक शक्तिहीन हो गए क्योंकि उनके पास सेना भी नहीं थी और वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच भी नहीं सकते थे। कहने के लिए कंपनी ने देशी राजा से विदेशी मामले लिए, लेकिन उन पर पूरी तरह कंपनी का नियंत्रण हो जाने के बाद भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। सहायक संधि के माध्यम से वेल्जली ने अन्य यूरोपीय शक्तियों की सारी स्थिति पूरी तरह से कमजोर कर दी क्योंकि उनको शरण देने, नौकरी पर रखने इत्यादि पर रोक लगा दी गई थी। कंपनी बिना किसी विशेष खर्च के काफ़ी बड़ी सेना रख पाई। कंपनी संधि स्वीकार करने वाले शासक के दरबार में एक रेजिडेंट रखती थी। कहने को तो वह सलाहकार था, लेकिन वास्तव में वह शासक की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कंपनी का प्रतिनिधि था। वेल्जली इस नीति से अपनी साम्राज्यवादी भूख शांत कर पाया। यह भारत में प्रशासनिक एकता की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है क्योंकि सभी राज्यों ने इसे अपना लिया था। अब उनके बीच झगड़ा होने की स्थिति नहीं थी। इस तरह सहायक संधि अंग्रेजी राज्य में प्रचार प्रसार का कारण बनी। इसके सारे गुण या लाभ भी अंग्रेजों को प्राप्त हुए। संधि के अवगुण भी थे। इससे कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और भारत में पूरी तरह से कंपनी पर भारतीय राजा आश्रित रह गए। वे शक्तिहीन, असहाय और याचक बन गए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज भारतीय राज्य की केवल विदेश नीति को नियंत्रित करते थे, लेकिन रेजिडेंट के कार्यों की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि आंतरिक शासन में भी वो हस्तक्षेप करता था। भारतीय शासक आंतरिक शासन में भी पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो गए। सहायक संधि ने स्थानीय राज्यों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया। प्रारंभ में सेना का खर्च सामान्य था। जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे धन की मांग भी बढ़ती चली गई और सभी राज्यों को अपना काफी क्षेत्र कंपनी को देकर भी कर्ज पूरा नहीं हो रहा था। सहायक संधि के कारण अंग्रेजों ने बाह्य सुरक्षा की गारंटी ली थी। अब भारतीय राजाओं को सेना की आवश्यकता नहीं रही। उसे आंतरिक शासन में भी कोई रुचि नहीं रही थी। प्रशासन तंत्र पूरी तरह से गायब हो गया था, खराब हो गया था। जनता शोषण के विरुद्ध बोलती थी तो उसे कठोरता के साथ दबा दिया जाता था। सहायक संधि अपनाने के कारण भारतीय राज्य अपना गौरव, राष्ट्र गौरव खो बैठे थे और अंग्रेजों ने इनको धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। कंपनी ने इस संधि के लागू होने के बाद भारत की कमजोरी जान ली और उन्होंने भारत से बाहर विश्व के अन्य स्थानों पर इसका अधिक से अधिक प्रचार किया, जिसके कारण भारत का राष्ट्रीय चरित्र काफ़ी कमज़ोर पड़ गया।
इस तरह से संधि के अवगुणों के कारण भारतीय शासकों के लिए घातक थी। इसने भारतीयों को हर तरह से कमज़ोर, असहाय, निकम्मा, राष्ट्रीय हितों के प्रति अनदेखी करने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रीय चरित्र की गलत तस्वीर खींची। सैयक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे, कई राज्य थे। इनमें हैदराबाद निज़ाम पहले ही अंग्रेज़ों का मित्र था। 1795 में खुर्दा के बाद उसका अंग्रेज़ों से विश्वास ही उठ गया था। अब उसे टीपू के आक्रमण का भय भी सताने लगा था। वेल्लेस्ली ने सर्वप्रथम उससे बातचीत की। निज़ाम के एक मंत्री मीर आलम और अंग्रेज़ों के पक्ष में कर लिया था। अंग्रेज़ों ने उसे हर प्रकार का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया और 1798 में निज़ाम ने संधि को मान लिया। इसके बाद अवध के निज़ाम से संधि की गई। उसी तरह से अवध में नवाब के समक्ष भी इसी तरह का प्रस्ताव रखा। अवध हमेशा ही अंग्रेज़ों का मित्र रहा था। अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों को बताया कि वह पहले से ही उसके प्रभाव में है, तो अन्य कोई समझौता या संधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वेल्लेस्ली के दबाव डालने पर 1801 में उसने यह संधि स्वीकार कर ली। इसके बाद मैसूर टीपू सुल्तान का इलाका था। उसने इसे स्वीकारने से मना किया और उनके अंग्रेज़ों से मतभेद पहले ही चले आ रहे थे। उसे चौथे मैसूर युद्ध में पराजित किया। वह युद्ध में मारा गया और अब मैसूर में वाडियार वंश का नाबालिग शासक बनाया गया और उसने संधि स्वीकार कर ली। इसके बाद मराठा संघ के विरुद्ध भी वेल्लेस्ली ने सैनिक कार्रवाई की और उसे 5 समूहों को कमज़ोर करके उनके साथ संधि की। पेशवा ने 1802 में स्वीकारी, भोसले व सिंधिया ने 1803 में, गायकवाड़ ने 1804 में, होलकर ने 1805 में हस्ताक्षर किए। वेल्लेस्ली ने कर्नाटक, तंजौर, सूरत के शासकों को भी धमकी देकर इस संधि को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने हर प्रकार के उचित व अनुचित ढंग अपनाकर इसे लागू किया। वह वास्तव में जिस तरह की सोच लेकर भारत आया था, उसको इस माध्यम से शांत कर सका। निसंदेह उसकी असफल कूटनीतिक सोच का परिणाम था। तो ये थी सहायक संधि। दूसरी उसकी युद्ध नीति। वेल्लेस्ली ने भारत में अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम यानी कंपनी की भारत में सर्वोच्चता व विस्तार था। इसके लिए उसने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन जहाँ उसकी संभावना नहीं थी वहाँ युद्धों का सहारा लिया। जैसे चौथा मैसूर युद्ध। अंग्रेज़ों व मैसूर के बीच युद्धों को सामान्य तौर से मैसूर के युद्धों के नाम से जाना जाता है। पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, जिसमें हैदर अली जीता। दूसरा 1780 से 84 में हुआ। यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा और मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि का झूठी थी और यह तीसरा युद्ध 1790 से 1792 में के बीच लड़ा गया और कॉर्नवालिस ने बेंगलोर को जीत लिया तो टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर को। दोनों के बीच असली व निर्णायक लड़ाई टीपू की राजधानी के पास श्रीरंगापट्टनम में हुई। टीपू की हार हुई और उसे शर्मनाक संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीपू इस संधि से दुखी अवश्य था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह हताश भी नहीं हुआ था। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी की, तब फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान व मॉरिशस के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। उसने संधि का पालन तो ईमानदारी से किया, लेकिन भविष्य के किसी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सचेत था। अंग्रेज़ों ने उसका मूल्यांकन किया। उन्हें एहसास होगा कि टीपू की शक्ति को कुचलना अनिवार्य है। वेल्लेस्ली ने इस बारे में निर्णय लेकर एक साथ दोनों फ्रांसीसी व टीपू सुल्तान को समाप्त करने की योजना बना ली और 20 फरवरी 1799 को आक्रमण कर दिया। निज़ाम व मराठे भी अंग्रेज़ों के साथ थे। टीपू ने अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना का मुकाबला किया और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को वीर गति को प्राप्त हो गया। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। मराठों ने इसमें से हिस्सा लेने को अस्वीकार कर दिया। निज़ाम ने गुटी, गुरमकोज व चित्रदुर्ग का क्षेत्र लिया, जबकि अंग्रेज़ों ने कनारा, विनाद, कोयम्बटूर, दशमपुरम, रंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया गया। और अंग्रेज़ों ने मैसूर के शेष तथा छोटे से भाग पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बिठाया और उसने संधि स्वीकार कर ली। इस तरह से मैसूर पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का राज्य का प्रभाव क्षेत्र बन गया और मैसूर का यह शासक उसके हाथ की कठपुतली मात्र था। दूसरा, अंग्रेज मराठा युद्ध। वेल्लेस्ली ने साम्राज्यवादी कदम आगे बढ़ाते हुए अपना अगला निशाना मराठों को बनाया। भारत में मराठे सबसे शक्तिशाली माने जाते थे।
जब तक वह मराठों को प्रभाव नहीं लेता तब तक भारत में कंपनी का भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता था। वेल्जली ने मराठों के समक्ष भी प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इस समय मराठे पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर का होलकर व नागपुर का भोंसले के रूप में 5 भागों में मराठा क्षेत्र विभाजित था। ये सभी एक नाम मात्र के संघ थे जिनका नेतृत्व पूना का पेशवा कर रहा था। वेल्जली ने इस संघ को तोड़ने तथा मराठों को कमजोर करके कंपनी का प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य किया। अंग्रेजों व मराठों के बीच 1775 से 82 तक प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया। सबसे पहले पेशवा व वेल्जली। पूना का पेशवा मराठों का मुखिया था। फडणवीस की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम होलकर ने उसके नेतृत्व को चुनौती दी, लेकिन यह प्रत्यक्ष नहीं थी। ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर पेशवा को भी अपने करीब मानते थे। पेशवा सिंधिया के प्रभाव में था। होलकर ने पेशवा व सिंधिया की सेना को 1802 में हराकर पूना पर कब्जा किया और पेशवा ने भागकर बसीन में अंग्रेजों के पास जाकर शरण ली। अंग्रेज पहले से इस बात को लेकर दुखी थे कि उसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, परंतु अब अवसर हाथ में आया देखकर पेशवा के समक्ष इस संधि का प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि वो अंग्रेजों की से सहायता चाहता है तो उसकी प्रस्ताव मानना होगा। इस तरह 1802 में पेशवा व अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई और पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके बाद सिंधिया व भोसले से संघर्ष। मराठा सरदार बेसीन की संधि से नाराज थे और उसने पेशवा को अपना मुखिया मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर पेशवा ने सरदारों को यह विश्वास दिलाया कि उसने संधि के लिए मजबूर किया गया है, वह वास्तव में मराठा शक्ति को संगठित करना चाहता है। मराठों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वेल्जली ने मराठों की इस फूट का लाभ उठाते हुए मराठों के साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई करना उचित समझा, जिसमें बसीन की गुप्त संधि हुई तो सिंधिया व भोंसले नर्मदा नदी के दक्षिण में किसी बैठक के लिए गए हुए थे। वेल्जली ने उन्हें ग्वालियर व नागपुर लौटने को कहा, क्योंकि उन्हें खतरा था कि मराठे एक होकर निजाम पर आक्रमण न कर दें। मराठों ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा और वेल्जली की बात नहीं स्वीकारी। वेल्जली ने सर्वप्रथम पेशवा को पूना की गद्दी पर बैठाया और होलकर ने पेशवा व अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं समझा। अगस्त 1803 में वेल्जली व सिंधिया व भोसले के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सितंबर 1803 में अंग्रेजी सेना ने सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया और इस विजय के बाद अंग्रेजी सेना ने अलीगढ़, दिल्ली व आगरा पर भी कब्जा कर लिया। दक्षिण में मराठों की हार हुई और भोसले ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया। उसके साथ 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई, जबकि सिंधिया के साथ 30 सितंबर 1803 को सरजी अर्जन की संधि हुई और दोनों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद होलकर से संघर्ष। अंग्रेजों ने मराठों की गतिविधियों में भाग लेने का मौका होलकर के कारण ही मिला, क्योंकि उसने पेशवा को पूना से भागने पर मजबूर किया था। बीच में होलकर ने अंग्रेजों से विवाद करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जिस समय अंग्रेज भोसले व सिंधिया से लड़ रहे थे उस समय होलकर तमाशा देख रहा था। उसने 1804 ईस्वी में वेल्जली के सहायक संधि के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया था। उसने जाटों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसी बीच उसने जयपुर के शासक के विरुद्ध भी सैन्य अभियान किया। जयपुर का शासक अंग्रेजों का मित्र था और अंग्रेजों ने जयपुर के शासक की सहायता के लिए होलकर के विरुद्ध कार्रवाई की। वो कई स्थानों पर हराया, लेकिन उसे हार नहीं मानी। उसकी राजधानी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, परंतु वह भरतपुर जाट रियासत से युद्ध का संचालन करता रहा। जनरल लेक ने भरतपुर जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसी बीच वेल्जली की युद्ध की नीतियों ने दुखी होकर कंपनी के संचालक मंडल ने उसे वापस बुला लिया। कंपनी के अस्थायी गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्लो ने उसके साथ 25 दिसंबर 1805 को संधि की। इस संधि के द्वारा होलकर का काफ़ी प्रदेश अंग्रेजों के पास आ गया, परंतु राजधानी इंदौर का क्षेत्र उसे वापस दे दिया गया। इस युद्ध के बाद होलकर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और 1806 में दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा था लॉर्ड वेल्जली की कुशासन वह अन्य ढंग अपना करके उसने विस्तार किया। कर्नाटक का राज्य 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का मित्र बन गया था। फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के बाद तो यह राज्य अंग्रेजों पर आधारित था। 1792 में कर्नाटक के नवाब व कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार नवाब ने प्रतिवर्ष कंपनी को कुछ धन देना था, स्वीकार कर लिया गया था।
तब ये स्वीकार किया गया कि वह अन्य किसी राज्य से संबंध नहीं बनाएगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। मैसूर के तीसरे या दूसरे रंगापट्टनम के कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए जिनसे इस बात की पुष्टि हुई कि उसने टीपू की सहायता करने का प्रयास किया था। इसी कारण वेल्जली ने कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप करना चाहा। 1801 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हुई और वेल्जली ने नवाब के पुत्र के बजाय भतीजे को नवाब बनाना चाहा। नवाब का भतीजा अजीमुद्दौला इसके लिए तैयार था। वेल्जली ने उसे धोखे से रखकर कर्नाटक का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उसने तर्क दिया कि कर्नाटक के नवाब अपना प्रशासन ठीक से नहीं चला रहे। इसके बाद तंजौर के शासक की 1802 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। इसके दो दावेदार थे, एक उसका भाई और दूसरा उसका दत्तक पुत्र। वेल्जली ने उसका दत्तक पुत्र सरफोजी को नवाब बनवाया। सरफोजी ने अनुरोध करके अपना शासन कंपनी को दे दिया तथा स्वयं 40,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी। इसके बारे में वेल्जली पर दबाव डालने का आरोप लगाया जाता है। तीसरा, सूरत का राज्य भी कंपनी के संरक्षण में था। 1799 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हुई और वेल्जली ने इसे कंपनी का हिस्सा बनाना चाहा। उसने नए नवाब के सामने पेंशन का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे न राज्य दिया न पेंशन। वेल्जली की सर्वाधिक निंदा इस बारे में हुई कि उस पर इसके लिए महाभियोग की तैयारियां भी हुई। फर्रुखाबाद। अन्य स्थानों के नवाबों की तरह फर्रुखाबाद के नवाब की मृत्यु हो गई। इसका नया नवाब अल्पायु था, वह स्वयं उसका संरक्षक बन गया। उसका राज्य कंपनी के राज्य में मिलाकर नए नवाब को पेंशन दे दी। यहाँ पर भी वेल्जली ने अपने चिन्ह अंदाज में कंपनी का विस्तार किया। वेल्जली ने साम्राज्यवादी नीति व कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने की दिशा में फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव कम करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अगर लॉर्ड वेल्जली की नीतियों का मूल्यांकन करें तो वेल्जली को कंपनी संचालकों द्वारा 1805 में वापस बुला लिया। कंपनी के संचालक उसकी युद्ध नीति से बहुत दुखी थे। उसके कार्यों व उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो वह पूरी तरह से साम्राज्यवादी प्रमाणित होता है। यह ध्येय उसने सर्वप्रथम बताया भी था। 7 वर्ष की अवधि में उसने भारत की सभी ऐसी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया जिनसे अंग्रेजी राज्य को कभी भी खतरा हो सकता था। उसने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता की प्रेसिडेंसियों को सथल मार्ग से जोड़ा। उसने अंग्रेजों द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्रों को भी थल मार्गों से जोड़ा। भारतीय दृष्टिकोण से वेल्जली ने साम्राज्य विस्तार के लिए अधिकतर अनुचित साधनों का प्रयोग किया। उसने कूटनीतिक योजनाबद्ध दबाव व युद्ध की नीति से अपने साम्राज्य में का विस्तार किया। वेल्जली ने अपनी नीतियों के द्वारा दोआब से लेकर दक्षिण के समुद्री तट तक अपनी कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की। उसकी गतिविधियों का मूल्यांकन करते हुए एक इतिहासकार ने लिखा है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी। वारेन हेस्टिंग्स ने उसे नींव को शक्तिशाली बनाया। कॉर्नवालिस ने उस नींव पर भवन बनाने का निर्माण का कार्य शुरू किया और लॉर्ड वेल्जली ने उस इमारत को पूरा किया। बाद में अन्य गवर्नर जनरलों ने भी उसे अंतिम शक्ल और सुंदरता प्रदान की। इस तरह हम वेल्जली की भारत में कंपनी की भूमिका के विस्तार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।